नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, बिहार सामान्य ज्ञान का हम पूरा क्रम देख रहे थे और इसमें आज हम देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन को। और असहयोग आंदोलन में आपने देखा कि पीछे खिलाफत आंदोलन का भी दौर जुड़ा हुआ था। तो मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का जो प्रतिशोध था उसको खिलाफत के रूप में प्रकट किया। यहाँ पे खलीफा से खिलाफत शब्द जुड़ा हुआ है। और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा की। और यहाँ पर खिलाफत और असहयोग एक साथ, मतलब ये साथ साथ चलते हैं और इसमें गांधी जी का पूरा रोल रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि चौरी चौरा वाली जो घटना है उसके द्वारा असहयोग आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया जाता है और इसके साथ ही गांधी जी की नीतियों में भी लोगों का अविश्वास वहाँ पर पैदा होता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए असहयोग को शुरू किया और 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन था भागलपुर वाला, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में उसे संपन्न किया गया और असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के बाबू धरणीधर ने प्रस्तुत किया था। और मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम, मोतिहारी के बाबा गोरख प्रसाद, इन्होंने इसका अनुमोदन किया था और प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकृति दी गई थी और पूरे देश में असहयोग आंदोलन को चलाने का फैसला लिया गया था। देश में केवल गुजरात और बिहार ही ऐसे दो प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन से पहले ही असहयोग का आह्वान किया था। ये सब हमने देखा और उसके बाद देख लीजिए, इस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना तैयार की गई थी और एक समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक और इसके अलावा शाह मोहम्मद जुबैर थे। इसे हमने देखा और सितंबर 1920 ईस्वी का जो ये दौर था इसमें आप देख लीजिए, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया और नागपुर कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें असहयोग आंदोलन को ले आने की पूर्ण स्वीकृति दी जाती है। ये सब कुछ क्रम है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत परिषदों के चुनाव का बहिष्कार किया गया और परिणाम क्या निकलता है कि मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर यादव, माफ कीजिएगा ब्रजकिशोर प्रसाद, इसके बाद गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मोहम्मद सफ़ी, इन्होंने परिषद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया। अब यहाँ पर कुछ नाम और हम देखते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आता है, ब्रजनंदन प्रसाद का नाम आता है, मथुरा प्रसाद का नाम आता है। इसके अलावा दीप नारायण सिंह है, श्री कृष्ण सिंह है इत्यादि ने अपनी वकालत, ये लोग पेशे से वकील थे, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। और छपरा के अवैतनिक जो दंडाधिकारी थे महेंद्र प्रसाद, इन्होंने अभी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उत्तर बिहार में किसान कांग्रेस के जो नेता हैं स्वामी विद्यानंद, इन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की थी और पटना लॉ कॉलेज के जो छात्र हैं, इनका नाम है सैयद अब्दुल बारी या सैयद मोहम्मद शेर, और इसके बाद बिहार नेशनल कॉलेज के जो छात्र हैं इनका नाम अब्दुल बारी और मोहम्मद साकी था। ये अलग अलग विद्यार्थी थे। यहाँ पर धर्म और जाति का प्रश्न ही नहीं रह गया था, ये समेकित आंदोलन बन गया था। तो इन लोगों ने अपने कॉलेज का त्याग किया और उसके बाद ये जो आंदोलन चल रहा था असहयोग वाला, इसमें योगदान देने के लिए कूद पड़ते हैं। बाद में अब्दुल बारी जो है ये उग्रपंथी नेता बन जाते हैं और दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में जब गांधी जी के प्रभाव स्वरूप 1921 में राष्ट्रीय स्कूल खोले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि 5 जनवरी 1921 को गांधी जी की इच्छा के अनुसार यहाँ पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। 6 फरवरी 1921 को जब गांधी जी बिहार आए तो उन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया और बिहार के जो विद्यापीठ का इन्होंने उद्घाटन किया था उसके कुलपति और प्रतिकुलपति के पदों पर क्रमशः यहाँ पे मजरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद को रखा गया। मतलब ये लोग यहाँ पे चांसलर और वाइस चांसलर के पद पे चुने जाते हैं या रखे जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय में जो प्राचार्य का पद था उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है, इसे आप देख पा रहे हैं। जुलाई 1922 तक मुंगेर में ही केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाते हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी खासी प्रगति देखने के लिए मिलती है। और बाल गंगाधर तिलक के देहांत पर तिलक स्वराज कोष की स्थापना की जाती है और इसके लिए बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने एक तिलक स्वराज कोष कमेटी का या समिति का गठन किया। जो असहयोग आंदोलन था इसकी शुरुआत में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, तो ये शुरुआत ही खराब थी और इसका अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके बाद आप देख लीजिए 1921 के अंत तक यहाँ क्रम आगे बढ़ता है, उसी को दिखाया जा रहा है। 1921 के अंत तक भारत का क्रांतिकारी आंदोलन ऊंचे शिखर पर पहुंच गया था और भारतीय जनता के साथ साथ बिहार में भी आंदोलन का व्यापक असर देखा गया। ऐसे में आंदोलन को दबाना ये जरूरी हो गया था ब्रिटिशों के लिए।
तो ब्रिटिशों ने या ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी थे उन्होंने युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा। ये समझौता करने या दमन करने का एक तरीका था। और 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए तो पूरे शहर में हड़ताल थी और बिहार छात्र सम्मेलन ने अपने 16वें अधिवेशन में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का निर्णय लिया था। विरोध की इस कार्रवाई में बिहार के अनेक नेता गिरफ्तार होते हैं और उन पर कठोर अत्याचार किया जाता है। इसका वर्णन मजरुल हक ने अपने पत्र द मदरलैंड में किया था, यानी मातृभूमि। इसके बाद चौरी चौरा वाला कांड जो है उसको आप देख रहे हैं। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का जो देवरिया वाला क्षेत्र है, मतलब ये गोरखपुर वाला इलाका था, चौरी चौरा नाम के स्थान पर आंदोलनकारी जो किसान या आम जनता की भीड़ थी वो पुलिस कर्मियों के साथ नाराज हो जाते हैं, मतलब उनकी झड़प होती है और उसके बाद ये पूरे थाने को ही आग के हवाले कर देते हैं और अंदर ही बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो जिंदा जलकर मारे जाते हैं। तो ये घटना ही बहुत निशंस थी और इसके चलते गांधी जी जैसा जो अहिंसावादी व्यक्ति है वो दुखी हो जाता है और घोषणा करते हैं कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूँ। हालांकि इसके पीछे गांधी जी की अपनी विचारधारा थी। उन्हें ये लगने लगा था कि असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका है और इसे बहुत दूर तक खींचना ये मुश्किल हो जाएगा। उनकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उस पर भी एक धब्बा लग जाएगा कि वो असफल हो गए और लोगों का उन पर से भरोसा उठ जाएगा। तो वो तो ऐसे भी उठता है और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का सोच लिया था, मतलब उनका कुछ और प्लान था और इसके चलते वो असहयोग को समाप्त करना चाह रहे थे और उन्हें एक मौका मिलता है और ये चौरी चौरा वाला जो मौका था इसके अवसर पे उन्होंने इसे बंद कर दिया और इसका जो असर है, गलत असर है, वो युवाओं में पड़ता है। युवा आबादी गांधी जी की भक्त बन गई थी, वो असहयोग में सब कुछ अपना त्याग कर आ गई थी आंदोलन के लिए। जैसे कि आपने देखा कि विद्यालय का त्याग उन्होंने कर दिया या अपनी नौकरियां छोड़ दी, तो उन सबको छोड़कर ये पूरी तरह से गांधी जी के पीछे हो गए थे और गांधी जी ने जब एकाएक पैर अपना हाथ पीछे खींचा तो इनका भरोसा गांधी जी पर से हिलने लगता है। इसके बाद आप देख लीजिए कि भारत सहित बिहार में भी जो असहयोग आंदोलन का प्रभाव था वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब नेता ही वहाँ से हट जाए तो फिर जो बाकी दल होता है उसको बिखरते देर नहीं लगती। अब यहाँ देख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कि गांधी जी ने यहीं पर सोच लिया था, उसकी प्लानिंग बना ली थी। इसमें आप देख रहे हैं कि साइमन कमीशन की असफलता और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का बढ़ता हुआ जो अत्याचार है, इसके अलावा देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिक दंगे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का जो आंदोलन का पूरा चरण था, इन अनेक कारणों से सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ शुरू करने की बात चलती है। मतलब गांधी जी से शुरू करते हैं। गांधी जी के द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से संपूर्ण मदिरा निषेध, भूमि लगान का आधा करना, मतलब उसे आधे कीमत पर वसूलना, इसके बाद नमक कर का उन्मूलन, विनिमय दर में कमी, और यहाँ पर जो कमी की बात की जा रही है उसको देख लीजिए, 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए, ऐसा किया गया। और सेना संबंधी व्यय में 50% की कटौती, विदेशी वस्त्र के आयात पर रोक, वेतन में कटौती, राजनीतिक बंदी की रिहाई, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस, ये सब चीज़ें। और लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब शुरुआत में वो नज़रअंदाज करते हैं और इसके कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। और आप बाद में देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही ठंडा करने के लिए अंग्रेज जो है वो गांधी इरविन समझौते जैसी चीज़ ले आते हैं और गांधी इरविन समझौते की ही एवज में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी राजी होते हैं। अब यहाँ इनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि एक तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया और दूसरा भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे उनकी फांसी रुकवाने का इनके पास एक अच्छा चांस था जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था, तो उसमें गांधी जी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। ये सब कुछ बातें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दांडी मार्च जो है इसमें गांधी जी के साथ बिहार के गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू, इन्होंने भाग लिया था, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और कहा जा रहा है कि यह आंदोलन बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में आग की तरह से फैल जाता है। अब देख लीजिए 12 मार्च 1930 की तारीख है। इसमें गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, इनके फॉलोअर्स थे, साबरमती से, गुजरात का साबरमती, वहां से दांडी यात्रा को शुरू किया था और 24 दिन के बाद लगभग 200 मील की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और वहां पर सांकेतिक तौर पर नमक का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार के गिरिवरधारी चौधरी, अभी आपने पीछे देखा कारो बाबू, इनका योगदान था। इसके अलावा और भी लोग इसमें हैं, जैसे कि इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल जो थे उन्होंने किया था। दरभंगा वाले क्षेत्र में सत्यनारायण सिन्हा थे और चतुरानंद दास थे। इसके अलावा मुंगेर से अगर देखा जाए तो यहाँ श्री कृष्ण सिंह है। ये नाम पहचाने हुए आपको लग रहे हैं, पीछे आपने देखे हैं, तो ये पहले से ही इन एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे थे। अभी सविनय अवज्ञा वाले भी संदर्भ में इन्होंने पूरा योगदान दिया था। नंद कुमार सिंह है। इसके अलावा सारण में गिरीश तिवारी हैं, चंद्रिका सिंह है, भरत मिश्र हैं, श्री नारायण प्रसाद सिंह हैं, मुजफ्फरपुर में रामदयाल सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर, मतलब इसमें अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि सवर्णों की तादाद ज़्यादा है।
इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ता है, पहले शहरों में, उसके बाद गाँव में। और ग्रामीणों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ मचाई, उस पर धरना दिया। इसके अलावा बहुत तरह के रचनात्मक कार्य भी इसमें किए। और छोटा नागपुर में जो ताना भक्तों वाला इसमें प्रसंग आप देखते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहिंसात्मक रूप से बड़े पैमाने पर इन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। और इस आंदोलन की एक बड़ी बात थी कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कुछ चीज़ें हम देखते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहरी से जब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ये आंदोलन बढ़ने लगता है तो इसका विस्तार हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो गाँव में निवास करता है, इसकी मूल आत्मा वहीं पर है। और जब गाँव में कोई चीज़ घुस जाती है तो वो फैलते फिर उसके समय नहीं लगता है, वो पूरा प्रभावित कर लेती है, और वही होता है। और उसके बाद जब ग्रामीणों का इसमें योगदान जुड़ता है तो यहाँ विदेशी वस्त्रों की पूरी होली जलाई जाने लगती है, जैसे होलिका दहन होता है उस प्रकार से। शराब की दुकानों पर धरना होता है। रचनात्मक कार्य में अगर देखा जाए तो बहुत सारे, और महिलाओं का इसमें बढ़ चढ़कर योगदान होता है। बहुत सारे लोग अपने स्कूल छोड़ देते हैं, सरकारी नौकरियां छोड़ देते हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया, जो सरकारी उपाधियां उन्हें मिली हुई थी, ये सब चीज़ें। तो कुल मिलाकर अंग्रेज़ों का कोई भी सहयोग या किसी भी तरह की उनसे जो उपाधि या सामग्री है वो नहीं चाहिए, ये कहने का तात्पर्य था। और आंदोलन का अंग्रेजी प्रशासन ने कठोरता के साथ दमन भी किया था। इसके अलावा बिहार में लगभग 13,000 आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और उन पर बहुत सारे जुल्म किए गए थे। मारा तो नहीं गया था, लेकिन बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। 1930 में इस आंदोलन के बढ़ने के कारण जो बढ़ई शहर था उस पर आंदोलनकारियों ने अपना अधिकार कर लिया था। और 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह सहित कई जो प्रमुख नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी को गंभीर चोटें आती हैं। 9 मई 1930 को बिहार की कांग्रेस कमेटी ने अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया। और इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी का करबंदी आंदोलन जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता है। इसके अलावा नमक आंदोलन में पटना के नखास पिंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि नमक आंदोलन तो एक समेकित आंदोलन था, उसके अंदर छोटे छोटे आंदोलन चलने लगते हैं। इसके बाद 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के नखास पिंड नामक स्थान को चुना गया था और नखास पिंड चलो ये नारा दिया गया था। पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिकाकांत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय सत्याग्रहों का जो जुलूस था, मतलब ये पूरी एक फौज या पलटन जैसी बन गई थी, ये रवाना होता है और इसमें नखास पिंड की ओर ये रवाना किया जाता है या चल देता है। और आप देख रहे हैं कि आंदोलन 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 1930 तक चलता है। इसी समय एक राम वृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में, ये बहुत बड़े लेखक और निबंधकार थे, आपने इनका कई सारे निबंध को देखा होगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में नखास पिंड की ओर एक और जुलूस चल देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पटना में अलग अलग स्थानों पर जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनको रोका जाता है, उन्हें बंदी बनाया जाता है और कई स्थानों पर आंदोलनकारियों पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, जिसमें कि प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है वो घायल हो जाते हैं। बेनीपुरी जी, रामनाथ, अंबिकाकांत सिंह, इनको गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा दी जाती है। तो ये सब जुल्म होते हैं। अब इसके बाद चौकीदार करबंदी आंदोलन को आप 1930 वाला देख रहे हैं, तो मुंगेर, भागलपुर, सीवान आदि जिलों में ये शुरू होता है और इन जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया, ये इसका नाम था, और चौकीदारों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य भी किया। यह आंदोलन दरभंगा, पटना, शाहाबाद, चंपारण, मुंगेर, इसके अलावा पूर्णिया आदि क्षेत्रों में फैल गया, जहां लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। और 31 मई 1930 को चौकीदारी कर के विरोध में भागलपुर के बिहपुर गांव में स्वयंसेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू होता है और इसे अवैध घोषित कर दिया गया और पुलिस के द्वारा कांग्रेस आश्रम पर कब्जा कर लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी ने इसके विरोध में कांग्रेस में बिहार में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिस पर कि पुलिस ने लाठियां बरसाईं। राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी को पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आती हैं। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहपुर थाने में लगभग 130 चौकीदारों ने इस घटना के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। और जो विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना देने वाली बात थी, तो इसमें बिहार कांग्रेस कमेटी ने काफ़ी बढ़ कर योगदान दिया। ये कांग्रेस की ही छोटी शाखा थी, क्षेत्रीय शाखा थी। और इस प्रस्ताव से प्रेरित होकर छपरा जेल के जो कैदी थे, जेल के अंदर के लोग, उन्होंने विदेशी वस्त्रों को पहनने से मना कर दिया और स्वदेशी वस्त्र की मांग की। स्वदेशी वस्त्र नहीं मिलता है तो वो नंगे रहने का निश्चय करते हैं और नंगी हड़ताल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये एक बड़ा ही विभत्स लेकिन कारगर तरीका था। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कैदियों का ये आचरण है, इससे अंग्रेज हार जाते हैं। कोई नग्न रहना स्वीकार करे तो उसको सब लोग नहीं देख सकते और इसके चलते अंग्रेज मजबूर होकर यहाँ उन्हें जो देसी कपड़े हैं वो पहनाने के लिए, मतलब देने के लिए यहाँ मजबूर होते हैं।
ये ऐसी जिद होती है कि इसको पूरा करना ही पड़ता है। इसके बाद 12 मार्च 1931 की बात हो रही है। इसमें पटना में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक सभा होती है जिसमें कि राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की बात कही जाती है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिए जाने की घटना के कारण पटना सहित पूरे राज्य में जो व्यापक विरोध है वो फैल जाता है, विरोध प्रदर्शन होता है। और 26 मार्च को पटना में पूर्ण हड़ताल रहती है और 28 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर भारत लौटते हैं और पुनः आंदोलन को तेज करने का आह्वान करते हैं। मतलब वो गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा वाला था उसमें भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। उनकी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं रहती हैं कि अंग्रेज अब मान ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अंग्रेज जो है वो अपनी चाल चलते रहते हैं और गांधी जी वहाँ जाकर फिर हार कर वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये आपने देखा। और 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय, जगत नारायण दास, मथुरा प्रसाद, प्रजापति मिश्र जैसे जो नेता थे, बड़े बड़े नेता जो क्षेत्रीय थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 7 जनवरी को श्री कृष्ण सिंह, यहाँ आप देख रहे हैं, रामधारी सिंह, तेजस्वी प्रसाद, राम प्रसाद गुप्त, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 जनवरी को निरापण मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 26 जनवरी को पूरे प्रांत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं और कोई नहीं। इसके बाद आगे देख लीजिए, दिनकर जैसा जो सूर्य है वो भी बिहार में ही उदित हुआ था, ये गर्व का विषय है। तो विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने और बिहार में इस आंदोलन का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। 27 नवंबर 1940 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह जो है ये पहले सत्याग्रही बनते हैं। इतना हमने देखा। इसके बाद 1932 में जो प्रधानमंत्री, मतलब ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, रैमजे मैकडोनाल्ड, तो इसने भारत में हिंदू समाज में फूट डालने के उद्देश्य से, अंग्रेजों की एक नीति थी जिसको कि आपने पीछे सुना, फूट डालो और राज करो। तो यहाँ फूट किसके बीच में डालनी थी? मुख्य रूप से जो 2 धर्म थे, इस्लाम और हिंदू, उनके बीच में डालनी थी। तो हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पे संस्कृति थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जाती है। इसका उद्देश्य यहाँ पर फूट डालने का था और अलग अलग करने का था। तो भारत विभाजन करने का जो प्रयास 1905 में करजन ने किया था, उसमें समय समय पर घी डालने का काम अंग्रेज किया करते थे। और ये जो सांप्रदायिक पंचाट था, इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन का मतलब ये होता है कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो कि गांधी जी का सबसे कारगर हथियार था। तो आमरण अनशन करना इन्होंने शुरू किया और उसके बाद फिर अंग्रेजों को कुछ मांगे इनकी स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि वो सिर्फ दिखावा रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में इस विषय पर पूना समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचाट को वापस ले लिया गया। परिजनों के उत्थान के लिए अब यहाँ हरिजन होगा, ठीक है। तो हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिनकी बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो बिहार में खोली जाती हैं। बिहार के जगजीवन राम और जगलाल चौधरी जैसे नेताओं ने हरिजन सेवक संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 के मध्य तक आते आते अपना प्रभाव खोने लगा। कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, कुछ समय तक वो एकदम चरम सीमा पर होता है, उसके बाद फिर उसमें अवनमन की घटना होने लगती है और उसको वापस लेने का विचार किया जाने लगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 18 मई 1933 को बिहार में कांग्रेस ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। ये हमने देखा। यहाँ विनोबा भावे के बारे में कहा गया है कि वो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बनते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद आप देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो यहाँ पर कहा गया कि 1940 में बिहार का जो रामगढ़ नाम का स्थान था, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन होता है और मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ये संपन्न होता है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया और विनोबा भावे ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बनते हैं। बिहार में इस आंदोलन का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा और 27 नवंबर 1940 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह जो है ये पहले सत्याग्रही बनते हैं और ताना भगतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। इसके अलावा 27 नवंबर को श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसकी बिहार में बहुत तेज तीखी प्रतिक्रिया होती है, मतलब ऐसी उम्मीद लोगों को नहीं रहती है। और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण बनते हैं, जिन्हें कि पटना सिटी में भाषण देते समय गिरफ्तार किया गया था। और गौरी शंकर सिंह ने सिलाव में, मतलब यहाँ पे गया वाला जो क्षेत्र था वहाँ गौरी शंकर सिंह, यहाँ आप देख रहे हैं, और सिलाव में श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये चीज़ें आपने देखी। और कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह के आरोप में गिरफ्तार की जाती हैं। आरोप नहीं होता है बल्कि ये सही बात रहती है। प्रियंवदा देवी का नाम आता है, जगत रानी देवी का नाम आता है, जानकी देवी हैं, ये उस समय की अग्रणी महिलाएं थीं। और यहाँ पर कहा गया, आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से शुरू होता है। मतलब अभी तक छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे थे, हालांकि ये भी छोटे नहीं थे, लेकिन अब कांग्रेस को और पूरी देश की जनता को ये महसूस हो गया था कि जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये अंग्रेज सुनने वाले नहीं हैं। भगत सिंह की भाषा में बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, तो वो धमाका यहाँ पर होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसे अगस्त क्रांति के तौर पर भी देखा जाता है। तो 1939 में विभिन्न प्रांतों में 28 माह तक सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया
और इसके साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार हुई। यद्यपि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने की घोषणा हुई, लेकिन इसमें असफलता हाथ लगती है। और उसके बाद क्या होता है, तो अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन पर यह दबाव डाला जाता है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का जो विश्वास है उसको जल्द से जल्द हासिल करे, क्योंकि भारतीय लोग जो थे और भारतीय सैनिक उनकी ब्रिटेन को आवश्यकता थी। विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, और ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र थे उनके साथ था। और ऐसे में जापान और जर्मनी पर भारी पड़ने के लिए उसे सैन्य बल की आवश्यकता थी और भारतीय सैनिकों के रूप में उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ 8 अगस्त 1942 की तारीख है जब घोषणा होती है असहयोग की। करो या मरो का नारा दिया जाता है। जो मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ से गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। गांधी जी जैसा जो अहिंसावादी व्यक्ति था वो यहाँ पर आकर हिंसक बातें करने लगता है। करो या मरो ये हिंसा की ही बात है। देश हित में कभी कभी हथियार उठाना आवश्यक हो जाता है, हमेशा मीठी मीठी बातें करके काम नहीं चलाया जा सकता, ये चीज़ें। अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए 1942 में युद्ध काल में उत्पन्न जो परिस्थितियां थी उनको शांत करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यहाँ पे क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन का आपने सुना है। और क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को आश्वासन दिया कि युद्ध जब समाप्त होगा तो उसके बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब इसकी जो तारीख है वो उत्तर दिनांकित है और जो बैंक है वो दिवालिया होने वाला है, तो क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। और पंडित नेहरू ने भी इस समय कहा कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए, मतलब ये पहले मेरे मित्र हुआ करते थे लेकिन अभी ये शैतान के वकील हैं और मैं इन्हें कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके बाद देख लीजिए, इस प्रकार क्रिप्स मिशन की असफलता होती है और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार सफलता। देखिए ये पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय मित्र राष्ट्रों की स्थिति डामाडोल हो गई थी और वो तो अमेरिका ने जब जापान पे बम गिरा दिया तब जाकर स्थितियां इन लोगों की मुट्ठी में आती हैं, अदरवाइज जापान और जर्मनी बहुत भारी पड़ रहे थे। और दूसरा, हिटलर ने बेवकूफ़ी कर दी रूस पर हमला करके, नहीं तो जो जर्मनी और जापान वाली धुरी राष्ट्रों का पूरा समूह बन गया था वो इतना मजबूत था कि उन्हें हिलाने की ताकत ये ब्रिटेन या जो यूरोपीय थे या अमेरिका में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो परमाणु बम है वो निर्णायक सिद्ध होता है। उसके अलावा कुछ हिटलर की महत्वाकांक्षाएं और कुछ मूर्खताएं थी जो कि इसके पीछे मतलब पतन का कारण बनती है। फिलहाल तो यहाँ पर ये क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान लगातार सफल होता है और जनमानस को एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने पर विवश कर दिया जाता है। असल में भारतीय लोगों को ये लगता है कि जापान की जो आर्मी है जब वो जीत हासिल कर लेगी, यानी जर्मनी माफ़ कीजिएगा ब्रिटेन को हरा देगी, तो उसके बाद क्या होगा, ब्रिटेन के जितने उपनिवेश हैं उस पर वो अपना कब्जा करना चाहेगी और ऐसे में भारतीयों को प्रताड़ित होना पड़ेगा, ऐसा लोगों को लग रहा था। और इसी के चलते यहाँ जनता जो है वो खुद एक आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाती है और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाती है और इसमें क्या होता है कि भारत से ब्रिटिश शासन को शीघ्र समाप्त करने का फैसला लिया जाता है कि इन्हें हटाओ, नहीं तो इनकी वजह से जो दुश्मन है वो यहाँ आ जाएगा। जापान दुश्मन नहीं था, लेकिन तत्कालीन चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश भारत बना हुआ था तो इसके चलते भारत भी उनका शत्रु बन सकता था, ऐसी संभावना थी। अब ये कितनी सही थी या गलत थी वो अलग चीज़ है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर कहा गया कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे कि अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, वहां पर बुलाया गया। हालांकि जापान और जर्मनी ये दोनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फेवर कर रहे थे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये भारत के प्रति हमलावर रहते। एक भारतीय को सपोर्ट करने वाला देश कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण ऐसे नहीं करता। अब ये बात अलग है कि ब्रिटेन वाले जो है वो उकसाते या कुछ कूटनीति अपनाते तो हो सकता है। इसके बाद देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहा गया अगस्त क्रांति मैदान के बारे में आपने देखा। गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कहा कि कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जबकि तकदीर का फैसला होने जा रहा है, मतलब हमारे भाग्य का निर्णय होने जा रहा है और ऐसे में हम चुपचाप बैठकर देखते रहें, ये नहीं हो सकता। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये हमारे भी भाग्य का फैसला है, ऐसा लोगों को लग रहा था, जबकि ये भारत के भाग्य का फैसला नहीं था। इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया, और एक तरह से कह सकते हैं कि था भी, इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन वाले जो है वो कमज़ोर पड़ के भी पीछे हटते। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे समर्थन दिया था। ये दो लोग थे और इस समय गांधी जी ने कहा था कि ये हमारा अंतिम संघर्ष है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, करो या मरो, मतलब या तो देश को आज़ाद कराने के प्रयास में हम स्वर्गवासी होंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, और नहीं तो फिर देश को आज़ादी करा लेंगे। एक स्वर्णिम आज़ादी का जो सुबह यहाँ कह सकते हैं कि सवेरा है या सुबह है, उसको हम देखेंगे।
इसके बाद देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि यद्यपि इस आंदोलन के लिए सबसे अंत में जवाहरलाल नेहरू तैयार हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इस आंदोलन में सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र था वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही था। बलिया में जो समानांतर सरकार है उसकी स्थापना हो गई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। वैसे ही बिहार भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। यहाँ पर 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा और छात्रों और युवकों ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में एक सभा में राजेंद्र प्रसाद को अपना समर्थन दिया। 8 अगस्त को महात्मा गांधी का जब प्रस्ताव पारित होता है भारत छोड़ो वाला, तो उसके बाद बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार करवा लेती है। इसलिए गिरफ्तार करवा लेती है कि नेता नहीं रहेंगे तो आंदोलन बढ़ेगा कैसे। लेकिन यहाँ हर भारतवासी नेता बन जाता है, सब अपना नेतृत्व संभाल लेते हैं और अपने अपने तरीके से काम करने लगते हैं। तो आंदोलन तब भी चलता रहता है, बल्कि और उग्र ढंग से चलता रहता है। गांधी जी उतनी उग्रता से नहीं चला पाते, उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं थी। लेकिन जब जनता के हाथ में ये आता है और जो नीचे वाले कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में आता है, जो कि अभी नौजवान रहते हैं काफ़ी हद तक, तो वो बहुत इसे उग्र रूप में चलाते हैं और ये पूरे देश में फैल जाता है। इसके बाद देख लीजिए, विरोध प्रदर्शन और सभाओं के कार्यक्रम बहुत तेजी से आरंभ हो गए थे और इस आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम 51 वर्ष की सजा दी गई, मतलब पूरी जिंदगी वहीं गुजर जाएगी। पूरे राज्य पर सामूहिक रूप से 40 लाख रुपए की वसूली का जुर्माना यहाँ पर रखा गया। ये सब चीजें हैं। और पटना में 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके बांकीपुर जो सेंट्रल जेल है उसमें रखा गया था। राज्य में सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू कर दिया गया, ये सब आपने पीछे देखा है। और कमिश्नर WG आर्चर के आदेश पर श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। उस समय बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। और 10 अगस्त को दानापुर में सीताराम केसरी और हरे राम कृष्ण जो थे उनके नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जाता है। और पटना में जो कदम कुआं है वहाँ पे महिला चरखा समिति की जो महिलाएं हैं उन्होंने राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें कि जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी और सुंदरी देवी ने हिस्सा लिया। इसी दिन गांधी मैदान बांकीपुर मैदान जो है इसमें सभा आयोजित की जाती है, जिसमें कि एक निर्णय लिया जाता है कि सचिवालय भवन पर झंडा फहराया जाएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों के एक पुलिस मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं पटना के छात्रों ने पुलिस सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया और पटना के जिला कलेक्टर WC आर्चर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कि कुछ छात्र मारे जाते हैं। इसमें छात्रों के नाम दिए हैं, उमाकांत सिन्हा है, सतीश प्रसाद झा है, देवीपद चौधरी है, रामानंद सिंह है, राजेंद्र सिंह है, राम गोविंद सिंह है, जगपति कुमार है, ये लोग मारे जाते हैं। 11 अगस्त को शहीद होने वाले प्रथम आंदोलनकारी रामानंद सिंह पटना जिला के धनरुआ थाना के शहादत नगर ग्राम के निवासी थे और इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह और माता का नाम अनत्या देवी था, ये आप देख रहे हैं। और 1942 में पटना में राम मोहन राय सेमिनरी में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत थे, मतलब 11वीं में पढ़ रहे थे, इंटर के छात्र थे, तो उम्र क्या रही होगी आप सोच सकते हैं। इसके बाद शहीद उमाकांत सिन्हा के बारे में कहा जाए तो ये राम जी के नाम से जाने जाते हैं। ये सारण जिले के थे, नरेंद्रपुर गांव के, और 1942 में ये पटना के राम मोहन राय सेमेंट्री में ये भी 11th के ही विद्यार्थी थे। तो ये सब एक ही जगह के एक ही साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे और ये एक साथ जाकर मिशनरी पर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं और पुलिस इनके ऊपर गोली चलवा देती है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देवीपद चौधरी के बारे में भी वही जानकारी। सिलहट गांव में इनका जन्म हुआ था, जमालपुर वाला हिस्सा, और इनके चाचा राकेश चंद्र चौधरी, इसके अलावा जयशंकर चौधरी, योगेंद्र चंद्र चौधरी, ये सब भी आज़ादी की लड़ाई में इन्वॉल्व थे, मतलब इनका पूरा परिवार इसी से जुड़ा हुआ था। और इनके परिवार के एक अन्य सदस्य कालीपद चौधरी, ये थाने में आग लगाने के जुर्म में 2 साल की सजा भी काट चुके थे। तो इस वजह से ये भी जो बच्चे थे इनके मन में भी ये भावनाएं उमड़ रही थी और अपनी जो किशोरावस्था है उसमें इस तरह का काम ये करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं शहीद राजेंद्र सिंह का जन्म 5 दिसंबर 1924 को सारण जिले के सोनपुर थाना के बनवारी चक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम शिवनारायण सिंह था और माता का नाम जीरा देवी था। ये पटना स्थित मिलर हाई स्कूल के छात्र थे और सदाकत आंदोलन में रहने वाले नथुनी शर्मा द्वारा स्वतंत्रता संबंधी कहानियां सुनते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे नेता इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देवकी नंदन सिंह का नाम देख रहे हैं, ये राम गोविंद सिंह के बारे में कहा जा रहा है। देवकी नंदन सिंह और राम कुंवर देवी इनके माता पिता का नाम था और ये पुनपुन हाई स्कूल के छात्र थे पटना के। और स्कूल में स्वतंत्रता काल में महात्मा गांधी और जो खान अब्दुल गफ्फार खां यानी सीमांत गांधी थे, उनके जैसे नेता इनके संपर्क में आते हैं, मतलब ये उनके संपर्क में आते हैं और उनके दर्शन से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बच्चों पर, यानी ये जो छात्र थे स्कूली छात्र, वो भी कम उम्र के, इनके ऊपर जो गोलियां चलाई जाती हैं, इससे बिहार में लोग उग्र हो जाते हैं, स्वाभाविक था। और 12 प्रस्ताव पारित करके सरकारी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से ठप्प करने का आह्वान किया गया और अनेक स्थानों पर लोग हिंसक हो जाते हैं और ब्रिटिश सेना के अधिकारियों को मारकर भगा देते हैं। 13 अगस्त को गया में श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री कैलाश राम और श्री मुई भी
पुलिस की गोली के शिकार होते हैं। मतलब इस प्रकार से पुलिस जो है वो गोलियां दागने का काम करती है। इसी क्रम में कपिल मुनि का नाम आता है, रामदास का नाम आता है, गोपाल कहार हैं, सुखारी कहार हैं, साधु शरण अहीर हैं, बालेश्वर दुबे हैं, ये सब पुलिस की गोली के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, इस आंदोलन में सीवान जिला के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में फुलेरा प्रसाद श्रीवास्तव जो है, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। और उनकी पत्नी जो तारा रानी थी, उन्होंने थाना भवन पे झंडा फहरा दिया। मतलब पति की मृत्यु के बाद ये उनका काम संभाल लेती हैं और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि इनकी जो पत्नी थी तारा देवी, उनके साथ महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में ये जाकर रहने लगे थे पहले से ही। मतलब ये और इनकी पत्नी गांधीवादी हो गए थे, ये बातें हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन में महाराजगंज में 16 अगस्त को ध्वंसात्मक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बड़े जुलूस का आयोजन करके पुलिस सरकारी चिन्हों आदि को तोड़ने फोड़ने का काम किया गया और थानों पर झंडा फहराने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता है। ये सब चीज़ें हैं। और तारा देवी के बारे में आपने पीछे भी देखा, तो उनकी यादें शीर्षक से जो पुस्तक है उसमें इन्होंने इस घटना का वर्णन किया है। इसके बाद सीतामढ़ी वाला जो क्षेत्र था, उसमें चैनपुर गांव के श्री जुब्बा साहनी ने 15 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों के साथ मीनापुर थाने पर हमला किया और थानेदार बॉलर को भीड़ ने जिंदा जला डाला। और इस घटना के बाद जुब्बा साहनी को बॉलर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके बनवारी लाल के साथ उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये फांसी देने का, मारने का क्रम चल रहा है, उसे आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर अब सभी लोग यहाँ कमर कस के तैयार हो गए। जुब्बा साहनी का जन्म 1906 में चैनपुर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम पांचू साहनी था। प्रारंभ में भीखनपुर चीनी मिल में ये मजदूरी करते थे और चीनी मिल में अंग्रेज सुपरवाइजर के साथ इनका झगड़ा हो जाता है और सुपरवाइजर को ये धुल देते हैं, अच्छे से पिटाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। जब आप अपने ही अधिकारी की, वो भी अंग्रेज अगर है, और उसकी सुताई कर रहे हैं, तो इसमें आपके खिलाफ वारंट तो जारी होगा। और इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और 1932 से लेकर 34, इसके बाद 1942 में ये जेल यात्रा करके आते हैं। इन्होंने गांव-गांव घूमकर नमक सत्याग्रह आंदोलन, शराब की दुकानों पर धरना और चौकीदारी टैक्स का विरोध, इसके अलावा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार संबंधी जो अभियान है उसको चलाया। और 1932 में मुजफ्फरपुर में शराब की दुकान पर धरना देते समय पुलिस ने इन पर लाठियों से प्रहार किया। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू मुजफ्फरपुर आए थे। उन्होंने कहा कि जुब्बा भाई, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सभी आपके साथ हैं, सारा भारत आपके साथ है। और भारत छोड़ो आंदोलन में इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया और तब इन्हें 56 साथियों के साथ प्राण रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ा। और 38 वर्ष की उम्र में, मात्र 38 वर्ष की उम्र में इन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई। तो ये आज़ादी का सूरज नहीं देख पाए, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे अलग अलग क्षेत्रों के, जो कि आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद होते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। जो स्वप्न वो लेकर चलते हैं, वो उनके जीवन में साकार नहीं हो पाता, लेकिन उसकी कल्पना उन्होंने पहले से ही कर ली थी। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, 13 अगस्त को मुंगेर में आज़ाद हिंदुस्तान नाम का एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित होता है, जिसमें सरकारी दमन का विरोध किया गया था। और इसके जवाब में सरकार की तरफ से 26 अगस्त 1942 को मुंगेर न्यूज़ नाम का समाचार पत्र निकाला गया, जिसमें सरकार अपनी, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को प्रेरित करने लगी थी। इसके बाद आप यहाँ अमीर राय के पुत्र की गोली लगने से मृत्यु वाला जो कांड है उसको देख रहे हैं। 14 अगस्त 1942 को मधुबनी में सरकारी इमारतों पर सरकारी ध्वज फहराने, मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू साहू, इसके अलावा गणेशी ठाकुर, नथुनी सिंह, ये सब शहीद हो जाते हैं। पूर्णिया में 27 अगस्त 1942 को जो समाहरणालय है उस पर झंडा फहराने का जो काम है, मतलब झंडा फहराने का यहाँ जिम्मा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले योगेंद्र नारायण सिंह थे, परमेश्वर दास थे, इसके अलावा शेख इसहाक थे, मोती मंडल, सुखदेव भगत, कुताई साहू, ये लोग थे। और यहाँ भी पुलिस जो है वो गोली कांड अपना चालू कर देती है, यानी गोली चलाती है और ये लोग शहीद होते हैं। इसके बाद कटिहार में पुलिस थाने का घेराव होता है, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस को फूंक दिया जाता है, लोगों के ऊपर गोली चलाई जाती है, मतलब ये हिंसक कार्रवाइयाँ होती हैं। यहाँ पे ध्रुव कुमार कुंडू का नाम आता है, रामाशीष सिंह का नाम आता है। इसके अलावा सहरसा में अगर आप देखिए 29 अगस्त 1942 को, तो आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के लिए यहाँ पे 6 युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आंदोलनकारी अपना धरना दे रहे होते हैं, विरोध कर रहे होते हैं और पुलिस उनके ऊपर गोली चलाती है और इसमें 6 युवकों की जान जाती है। इस आंदोलनकारियों का, मतलब यहाँ पे जो आंदोलनकारी थे, ये सहरसा वाला क्षेत्र है, तो इनका नेतृत्व करते हुए कालेश्वर मंडल जो थे वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सहरसा का जो कोरिया गांव है, वहाँ पे केदारनाथ तिवारी और बाढ़ गांव के धीरो राय, इनकी मृत्यु पुलिस की पिटाई के कारण भागलपुर जेल में हो जाती है। इसके बाद आप भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के समाजवादियों में देखिए, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, राम मनोहर लोहिया का नाम आता है, अरुणा आसफ अली हैं, अच्युत पटवर्धन है, शालिग्राम सिंह है, सूरज नारायण सिंह है, सीताराम सिंह है, गुलाबी सोनार है, योगेंद्र शुक्ला है, रामानंद मिश्र हैं, इसके अलावा गंगा शरण सिंह है। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
और 1942 में ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। और ये सियाटिका के मरीज थे, और सियाटिका के जो मरीज होते हैं उनके कमर की नसों में समस्या होती है और ठंडी वर्जित होती है। ठंडी का संपर्क कमर से नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। और इन्हें बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा दिया जाता था, बैठा दिया जाता था, ताकि इन्हें दर्द हो और ये परेशान हो। तो ये यातना देने का तरीका था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 नवंबर दीपावली की जो रात थी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाब प्रसाद, शालिग्राम सिंह और रामानंद मिश्रा ये जेल की दीवार लांग कर भाग निकलते हैं। और इनको यहाँ पर प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी भी यहाँ पे सहयोग करते हैं, मतलब इनके साथ ये भी हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद थे और इन्होंने जेल से भागने में इन लोगों का सपोर्ट किया था। और इस प्रकार से ये बाहर निकल आते हैं और गया पहुँचने के साथ ही ये गांव के लोगों को गांव के जो लोग हैं वो इनका सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये गया पहुँचते हैं और वहाँ जब ये गाँव के लोगों के साथ संपर्क करते हैं तो गाँव के लोगों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया था। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ गया से मानपुर होते हुए राजगीर के ओरैल गांव में पहुँचते हैं और राजगीर से फिर ये यहाँ से पहुँचते हैं बनारस और बनारस से अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल की तराई में शरण लेते हैं। नेपाल में ही इन्होंने आज़ाद दस्ते का निर्माण किया और भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। आज़ाद दस्ते ने छापामार युद्ध की प्रणाली अपनाई थी। आज़ाद दस्ता युवकों ने शस्त्र प्रशिक्षण भी लिया था, मतलब इनके पास हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी होती थी। और उसके बाद देख लीजिए, सरकारी इमारतों, संचार, रेल परिवहन साधनों इत्यादि में तोड़फोड़ करने का काम इन्होंने किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये पूरा अपना रवैया संभाले हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण अंतिम चरण में यह आंदोलन समाजवादियों के हाथ में चला जाता है, क्योंकि समाजवादी उस समय युवा वर्ग था और युवा वर्ग के अंदर जोश की कोई कमी नहीं होती, तो इसलिए ये लोग अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। अब इनका तरीका दूसरा था, चाहते तो ये भी वही थे, आज़ादी, लेकिन तरीका दूसरा था फिलहाल, और इसका परिणाम सकारात्मक होता है। ये मत सोचिएगा कि इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अभी तक क्या था कि जो बहुत अभिजात्य वर्ग थे वही आंदोलन से जुड़ते थे, लेकिन अभी जो एकदम मिडिल क्लास और लोअर क्लास था वो भी इससे आकर जुड़ जाता है, यानी ये मजदूर और किसान आंदोलन बन जाता है। और 1943 के अंत तक बिहार में हजारों गिरफ्तारियां होती हैं। इसके बाद आप यहाँ आज़ाद हिंद फौज में क्रांतिकारियों की भूमिका देख लीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 फरवरी 1942 को जापान का सिंगापुर पर अधिकार हो चुका था और मित्र राष्ट्रों की स्थिति युद्ध में खराब हो रही थी। यकीन मानिए कि अगर अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया होता तो परिस्थितियां कुछ और होती। तो यहाँ पर युद्ध में इनकी स्थिति पहले से ही डैमेज हो रही थी और बहुत सारे भारतीयों को बंदी बना लिया गया था। इन भारतीय बंदी सैनिकों का सम्मेलन रास बिहारी बोस ने टोक्यो में, ये भारतीय सैनिक बंदी क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ये ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे। इन बेचारों को ये भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें जोत दिया गया था। और रास बिहारी बोस ने टोक्यो में 28 मार्च 1942 को इन्हें बुलाया और इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन करने का फैसला किया। और 23 जून 1942 को रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक में भारतीय एकता लीग का गठन किया जाता है और सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से जापान जाने का यहाँ पे उन्होंने निर्णय लिया था। कैप्टन मोहन सिंह ने सबसे पहले INA के गठन पर विचार दिया था और उन्हें इसका कमांडर नियुक्त किया जाता है। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था। ये कुछ चीज़ें हैं। और देख लीजिए, सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद नाम की एक प्रांतीय सरकार का गठन किया और वहीं से रेडियो का प्रसारण शुरू होता है। इस प्रांतीय सरकार के मंत्रिमंडल में बिहार के आनंद मोहन सहाय जनरल सेक्रेटरी थे और आनंद मोहन सहाय का जन्म भागलपुर के जमींदार परिवार में 10 दिसंबर 1898 को हुआ था। इनके पिता का नाम लाल मोहन सहाय था और भागलपुर से मैट्रिक और ICSE की परीक्षा IAC की परीक्षा जो थी उसको उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद इन्होंने 1922 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निजी सचिव के रूप में काम किया। ये इनका पीछे का पृष्ठभूमि वाला हम देख रहे हैं। 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस के साथ होती है और वहाँ पर गया कांग्रेस अधिवेशन जो था इसमें अध्यक्ष चितरंजन दास थे। इनके समय में ही सुभाष चंद्र बोस निजी सचिव बनते हैं और नेताजी से मुलाकात के बाद 1922 से 25 तक आनंद मोहन सहाय जापान में रहते हैं और इस अवधि में ये क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ आप देख सकते हैं संपर्क में आते हैं, ये आप देख रहे हैं। और रास बिहारी बोस दिल्ली में वायसराय पर बम फेंककर जापान भाग जाते हैं और राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अफगानिस्तान में प्रांतीय सरकार का गठन किया था, ये आप देख रहे हैं, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने पूरे परिवार को एक साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वे कैद से भागकर जापान पहुंच जाते हैं। तो ये पूरी इनकी पीछे की कहानी है। अब देख लीजिए यहाँ से कि जापान में इस समय आनंद मोहन सहाय ने नागासाकी गुलाम नागरिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया
और इन्हें संगठित करने का निर्णय लिया और उसके बाद यह जिम्मेदारी आनंद मोहन को सौंपी जाती है और ये कई देशों से होते हुए व्यापारी के वेश में 1925 में भारत पहुंचते हैं और गांधी जी, पंडित नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस इन लोगों से संपर्क साधते हैं और अपनी योजना से इन्हें अवगत कराते हैं। 1926 में इनका विवाह चित्तरंजन दास की भांजी सती देवी से होता है, जिनका नाम सती देवी रहता है, और 1927 में ये फिर से जापान पहुंचते हैं और वॉइस ऑफ इंडिया नाम का एक समाचार पत्र पब्लिश करते हैं, जिसमें भारत के लोगों की स्थिति को उजागर करने का काम जापान में इन्होंने किया था। ये कुछ चीज़ें ये करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इस समाचार की प्रति, मतलब समाचार पत्र की प्रति अंग्रेजी जापानी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी और इसी समय जापान में आनंद मोहन सहाय ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। जापान में कांग्रेस की शाखा स्थापित होती है और कोटा में भारतीयों के लिए एक गेस्ट हाउस स्थापित किया जाता है। इस समय सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नजरबंद थे और उनसे मिलना मुश्किल था और इसलिए क्या होता है, गोपनीय ढंग से सूचना पहुंचाने का काम यहाँ पर होता है। और यहाँ नरगा निवासी मुबारक और मुर्तजा नाम के जो दो भाई हैं, जो कि जहाज में खलासी का काम करते थे, वो इनकी सूचना प्रसारण का काम करते हैं। और उसके बाद फिर 1939 में आनंद मोहन सहाय जो हैं ये जापान में रहते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध से जो विश्व युद्ध है वो उसी समय शुरू हो जाता है और विश्व भर में ये पूरा छिप कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना परिवर्तन करते रहते हैं और संगठन बनाते रहते हैं। चोरी छिपे ये ब्रिटिश सरकार और जितनी भी और गवर्नमेंट आर्मीज थी उनसे छिपे हुए या छिपे तौर पे संगठन का निर्माण करते हैं और नज़रबंदी से भागकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा को। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गया कनेक्शन और बिहार कनेक्शन था उसे हमने देखा। राष्ट्रवादी विचारधारा को हम देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, वैसे तो इतिहास काफ़ी पीछे से चल रहा है, लेकिन 1858 से लेकर 1885 के बीच वाला जो समय था ये निराशा का दौर था। निराशा का दौर इसलिए था क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट जो था उसको कुचल दिया गया था और उसके बाद बीच में कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं होती है, लेकिन हाँ सुधार का काम होता है। तो यहाँ देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीयता का विकास इस समय होता है। निराशा तो थी लेकिन राष्ट्रीयता भी विकसित हो रही थी। अंग्रेज अपने आप को तराश रहे थे तो हम भारतीय भी कुछ खाली नहीं बैठे थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके बाद 1905 में राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है उसमें उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ने लगता है और प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में युवा वर्ग को प्रभावित करने लायक सफलता नहीं थी, मतलब इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि युवा इसमें आकर्षित होकर आए। और इसके बाद क्या होता है कि जब आंदोलन सफल नहीं होता, विशेष रूप से जब असहयोग आंदोलन ठप पड़ जाता है, तो युवाओं में एक असंतोष और पैदा हो जाता है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते और उसके बाद ये युवा वर्ग जो है ये आक्रोशित हो जाता है और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का एक नया वर्ग जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आता है। और इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से बिहार भी अछूता नहीं था। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, बाबाजी ठाकुर दास, केदारनाथ बनर्जी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी इत्यादि को दिया जाता है। और ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र जो है इनका जन्म हुआ था 1870 में। इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की थी और बाद में इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से जाना जाने लगा। बाबाजी ठाकुर दास जी का जन्म गया में हुआ था और इन्होंने 1906 से लेकर 7 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने द मदरलैंड नाम का समाचार पत्र भी पब्लिश किया था, ये हमने देखा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को एक क्रांतिकारी घटना घटती है जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किंग्सफोर्ड नाम के एक जिला जज की हत्या का प्रयास किया और इन दोनों ने किंग्सफोर्ड की जो फिटन कार है उस पर बम फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे वाहन में बैठे हुए जो महिलाएं थी, ये महिला जो थी ये कैनेडी की पत्नी थी जो कि बैरिस्टर था और उसकी बच्ची थी, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और जज किंग्सफोर्ड जो था ये स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और इसने कई सारे क्रांतिकारियों को सजा दी थी और इसी एवज में ये मतलब इनके ऊपर बम फेंकने का प्लान बना हुआ था, लेकिन ये बच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय विप्लववादी दल के सदस्यों के द्वारा एक राजद्रोहात्मक लेख लिखा जाता है और उसके बाद इस दल के सदस्यों को कठोर दंड दिया जाता है। अतः क्रांतिकारियों ने इन्हें मारने की योजना बनाई और इसमें होता यही है कि जो किंग्सफोर्ड है उसका स्थानांतरण कोलकाता से मुजफ्फरपुर में जिला जज बनाकर कर दिया जाता है और विप्लववादी दल के जो सदस्य थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, उन्होंने इसकी हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर में इसकी बग्घी पर बम फेंका था। और इस घटना के बाद चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस जो है ये समस्तीपुरा में पूसा बैनी में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और खुदीराम बोस ये 16 वर्ष के मात्र रहते हैं। इनके शरीर के कई सारे टुकड़े करवा के अंग्रेज सरकार इसको अलग अलग स्थानों पर फेंकवा देती है। उसको ये डर था कि अगर पूरा शरीर जनता के हाथ लग जाएगा तो भीड़ उग्र हो जाएगी और आंदोलन कर देगी, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ज़्यादा थी। ये सब हमने देखा। इसके बाद खुदीराम बोस के बारे में अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाले क्रांतिकारी थे। 15-16 वर्ष की अवस्था इनकी थी, उससे ज़्यादा नहीं थी।
इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी है, इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था और 1913 में भगवान दास जो थे, महंत भगवान दास, उनकी हत्या नानक शाह मंदिर भेज शाहाबाद में कर दी गई थी। और महंत दास ने 7 क्रांतिकारी आंदोलन में भी, मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर बात यह है कि महंत दास का भी क्रांतिकारी आंदोलन में रोल था। और यहाँ पर हत्याओं का सिलसिला इसलिए भी चलता है क्योंकि लोग अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। जो नेटिव लोग भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, उनको भी बगावत के चलते जो युवा थे वो अपने आक्रोश का शिकार बना लेते थे। पीछे आपने जनजातीय आंदोलनों में इस तरह की स्थिति को देखा है। इसके बाद बंग भंग आंदोलन ये होता है 1905 में, बंगाल का विभाजन करजन के समय में हो जाता है। तो इसके विरोध में कोलकाता से ढाका में जो क्रांतिकारी है वो अनुशीलन समिति का गठन करते हैं, ढाका वाला जो क्षेत्र है। और इस समिति के द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। अनुशीलन समिति के प्रभाव से बिहार में भी काफ़ी बदलाव होते हैं और बिहार के भागलपुर में रेवती नाग, फणिभूषण भट्टाचार्य, नलिनी बावची, इस प्रकार के जो लोग हैं ये अनुशीलन समिति के प्रमुख नेताओं में, मतलब जो अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे जैसे कि शचीन्द्रनाथ सान्याल है, रास बिहारी बोस हैं, इनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का काम कर रहे थे, ये हमने देखा। और बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में सन्यासी वैकुंठ शुक्ल और इसके अलावा एक और नाम आता है, ये है योगेंद्र शुक्ल। इनका योगदान अविस्मरणीय है, इन्हें आप देख रहे हैं। और वैकुंठ शुक्ल का जन्म वैशाली के जलालपुर गांव में हुआ था और उन्होंने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने का काम किया था। असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण वैकुंठ शुक्ल को 6 माह की सजा सुनाई गई थी और लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फणींद्र नाथ घोष को क्रांतिकारियों ने मारने का जिम्मा वैकुंठ शुक्ल को सौंपा था, जिसकी उन्होंने बेतिया में जाकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके मोतिहारी जिले की जो जेल थी उसमें बंद कर दिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसको भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के न केवल छात्र, युवा वर्ग, मजदूर, किसान आदि ने योगदान दिया, बल्कि बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आंदोलन में निरंतर बढ़ती जाती है। कस्तूरबा गांधी और उनकी अनुयायी श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी, ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी, और इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, जबकि उस समय महिलाएं जो है वो पुरुषों के हिसाब से चलती थी और जयप्रकाश नारायण ने इन्हें सपोर्ट किया। तो ये प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, राधिका देवी, इन्होंने महिला आंदोलन का संगठन तैयार किया। असहयोग आंदोलन के समय सरला देवी के नेतृत्व में, ये 1921 की बात है, सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया और इसी वर्ष श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभा आयोजित की थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने चरखा समिति का गठन किया था। चरखा समिति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पटना की जो श्रीमती सीसी दास और उर्मिला देवी हैं उन्होंने निभाई थी। इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी बिहार के दौरे पर आते हैं तो उन्होंने देशबंधु स्मारक कोष के लिए धन संग्रह करने का काम शुरू किया और इस कार्य में उनका सर्वाधिक योगदान या सहयोग आप कह सकते हैं वो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी ने दिया। और यहीं पर वो गांधी जी के संपर्क में आती हैं और यहीं पर गांधी जी के प्रभाव के चलते वो ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले लेती हैं, ये चीज़ें। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी बिहार की महिलाओं ने नमक कानून को भंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी क्रम में श्रीमती शैलबाला राय ने संथाल परगना क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं को नमक बनाने के लिए प्रेरित किया और शाहाबाद जिले के श्री राम बहादुर की पत्नी ने सासाराम जिले में सासाराम जो थाना था वहां पर जाकर नमक कानून का विरोध किया था। हजारीबाग में आंदोलन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। जुलाई 1930 में श्रीमती मीरा देवी को सत्याग्रह करने के क्रम में गिरफ्तार किया गया था और पटना में महिला सत्याग्रहियों ने विदेशी वस्त्र की दुकानों पर धरना आयोजित किया था, मतलब धरना देने का काम किया था। और आप देख लीजिए, यहाँ कहा गया कि इस कार्यक्रम का संचालन महिला संगठन द्वारा किया जा रहा था, जिसकी नेत्री श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी थी। यहाँ इनका आपने देखा और ये अपने लड़के बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पर धरना दे रहे थे और 3 अलग अलग स्थानों पर इन्होंने प्रदर्शन किया था। आंदोलनकारी महिलाएं जो थी इन्हीं से प्रभावित होकर मुंगेर की श्रीमती शाह मोहम्मद जुबेर भी इस आंदोलन में कूद पड़ती हैं। तो महिलाओं का योगदान यहाँ अविस्मरणीय है, जिन्हें कि आप लगातार देख रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए, राम स्वरूप देवी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में गांव-गांव में घूमकर आंदोलन में भाग लेने के लिए कई सारी महिलाओं को प्रेरित किया और 1931 में इन्हें जागरूकता फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और भागलपुर की सेंट्रल जेल में कैद कर दिया जाता है। और गांधी इरविन समझौते के बाद ये जेल से रिहा हो जाती हैं, क्योंकि उस समय ये हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने आंदोलनकर्ता हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और उनके ऊपर जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको खत्म किया जाए, ये समझौता हुआ था। तो उसके तहत इन्हें रिहा कर दिया जाता है।
चंद्रावती देवी जो गया की रहने वाली थी, वो चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन करती हैं और वो गिरफ्तार हो जाती हैं। तो यहाँ महिलाएं भी पीछे नहीं थी। इसके बाद आप किसान आंदोलन को देख रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जहां एक ओर राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं दूसरी ओर देश के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीति से सर्वाधिक प्रभावित लोगों में किसान भी थे। ब्रिटिश विभाजनकारी नीतियों के कारण बिहार में किसानों की पंचमुखी वर्गीकरण की स्थिति थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने अधिक से अधिक राजस्व की उगाही के लिए यहाँ के किसानों का अनेक स्तरों पर शोषण किया। जमींदारों, गुमाश्तों, साहूकार, महाजनों ने कृषकों का भरपूर दोहन किया और किसानों के का जो ये यहाँ पे शोषण हो रहा था, लगातार शोषण हो रहा था, इसकी वजह से 1793 में ब्रिटिश कंपनी के लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और जो बनारस क्षेत्र था, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को लागू किया गया था, जो कि मूलतः जमींदारी की प्रथा थी। और इस प्रथा के तहत भू राजस्व का 89% हिस्सा कंपनी को और 11% हिस्सा जमींदार को दिया जाता था। प्रारंभ से ही किसानों ने अपने शोषण और उत्पीड़न का विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। ये कुछ चीज़ें हमने देखी। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, मतलब जो आंदोलन इसका होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें बिहार के कृषकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बड़े पैमाने पर बंगाल में जो नीलहे बागान के मालिक थे, नील के बागान के मालिक, उन्होंने बिहार में किसानों को अपना शिकार बनाया। कुल मिलाकर नील बागान के जो मालिक होते थे वो इनका शोषण करते थे, तभी तो 3 कठिया वाला सिस्टम जो है वो खड़ा हुआ। और उसके बाद नील आंदोलन की नौबत आई। अंग्रेजों का तो इसमें था ही सपोर्ट, आप जानते ही हैं। तो इनके खिलाफ किसानों ने पंडौल नाम का जो स्थान है वहाँ पे विद्रोह किया। उसके बाद दरभंगा के राजा जो हैं उनके खिलाफ कृषकों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। तारीखें आप देख रहे हैं। बिहार में कृषक आंदोलन की जो वास्तविक शुरुआत है वो चंपारण सत्याग्रह से मानी जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं 1917 की डेट है, इसे याद रखिएगा। और उसके बाद 3 कठिया पद्धति का यहीं से अंत हो जाता है। चंपारण का जो आंदोलन था उसकी सफलता से उत्साहित होकर जो स्वामी विद्यानंद है उन्होंने मधुबनी जिले में किसान आंदोलन की जो पद्धति है उसका नेतृत्व किया। और 1922-23 का जो दौर था उसमें मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर अगर देखा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवाग्राम नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन उन्होंने बिहार के किसानों की समस्याओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। इनके बचपन का नाम नौरंग राय था और इन्होंने 1906 में पत्नी की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया था। 1892 में बिहार के स्थापित जो भूमिहर ब्राह्मण सभा के सक्रिय सदस्य थे उसके तौर पर ये जाने जाते हैं। और 1915 में जो भूमिहार ब्राह्मण नाम का मासिक पत्र है उसका प्रकाशन आरंभ होता है और इसमें ब्राह्मणों की जातिगत भावना का विरोध किया जाता है और भूमिहार ब्राह्मण परिचय नाम की एक पुस्तक की रचना की जाती है। नाम इसका बाद में चेंज करके ब्रह्मर्षि वंश विस्तार कर दिया जाता है। मतलब इसमें यह कहा गया कि ब्राह्मण की स्थिति झूठा भय, मिथ्या अभिमान, इस तरह की जो रचनाएं हैं वो करके जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद है उसको मिटाने का प्रयास करते हैं कुल मिलाकर। और इन्होंने कर्मकांड और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो किताब है कर्मकलाप, उसकी भी रचना की थी। ये सब हमने देखा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस समय विश्वव्यापी जो मंदी पड़ती है, मतलब मंदी का कारण क्या होता है, विश्व युद्ध रहते हैं, वैश्विक मंदी रहती है, तो इसकी वजह से किसान आंदोलन भी प्रभावित होता है। इसका लाभ जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन करके अपना लिया था और इसके अध्यक्ष दरभंगा के महाराजा और सचिव शिवशंकर झा थे। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य किसान आंदोलन को, मतलब किसान आंदोलन से अपने आप को बचाना था, ये पहला उद्देश्य था। 18 जून 1933 को प्रांतीय किसान सभा की जो कार्यकारिणी की समिति है उसमें किसानों की समस्याओं को जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, इसे आप देख रहे हैं, जिसके सदस्य यमुना नंदन और इसके अलावा नंदकिशोर शर्मा युगल थे और किशोर सिंह, बद्रीनारायण सिंह, यदुनंदन शर्मा, सहजानंद सरस्वती, ये लोग इसमें शामिल थे। और इस समिति ने गया के क्षेत्र के किसानों की समस्या को संग्रहित किया और गया के किसानों की करुण कहानी के नाम से सहजानंद सरस्वती ने इसे एक पुस्तक के रूप में गठित किया। 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने सहजानंद सरस्वती को यह सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान सभा का गठन किया जाए और अंततः 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी जी के सभापतित्व में होती है, मतलब इनके मार्गदर्शन में होती है। और प्रथम अध्यक्ष जो है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं और महासचिव के पद पे NG रंगा की नियुक्ति होती है। इतना हमने देखा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1937 का जो चुनाव होता है उसके बाद किसान सभा का कांग्रेस से मोह भंग होने लगता है, क्योंकि कांग्रेस जमींदारों से गठबंधन करने लगी थी और उसका मानना था कि कांग्रेस पूंजीपतियों, जमींदारों और महाजनों की रक्षक संस्था बनती जा रही है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कांग्रेस के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके कारण इन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और 1940 में इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग भेज दिया गया। इस काल में इन्होंने एक किताब की रचना की और एक नहीं बल्कि 2 किताबें हैं, द अदर साइड ऑफ द शील्ड
और दूसरा है रेंट रिडक्शन इन बिहार हाउ टू इट वर्क। ये जो किताबें हैं इनकी रचना ये करते हैं जेल वाले काल में। और उन्होंने नारा दिया कि डंडा हमारे पास है तो लगान कैसे लोगे, मतलब हम डंडा देंगे, लगान के बदले में क्या देंगे, डंडा देंगे। और 16 दिसंबर 1948 को इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता जो थी उससे इस्तीफा दे दिया और 26 जून 1950 को इनका देहांत हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास है उसको हम देखेंगे। तो आधुनिक शिक्षा की अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ये आपने देखा ही है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश का ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता था और देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ ही 1835 से माना जाता है। देश के साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ माना जाता है। लॉर्ड मैकाले योजना के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया और साथ ही ये घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये हमने देखा। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक बुद्धिजीवियों ने समर्थन दिया था और टिकारी के महाराजा मित्रजीत सिंह, हथुआ के महाराजा छत्रधारी सिंह और दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह ने अंग्रेजी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के सरकारी प्रयास किए और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ और 1840 में भागलपुर में ऐसे ही जो विद्यालय थे उनकी स्थापना की जाती है। और इसके बाद पटना, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, देवघर, हजारीबाग आदि जगहों पर एक एक जिला स्कूलों की स्थापना की जाती है। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई और 1847 में पटना में संत जोसेफ स्कूल की स्थापना की जाती है। 1856 में संत माइकल स्कूल की स्थापना की जाती है। संत मतलब सेंट जो होता है, सेंट जोसेफ और सेंट माइकल। इसके बाद पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी और इसके कारण लाभ केवल बंगालियों को मिलता है। ये लोग सोचते हैं कि हमारी संस्कृति छीनी जा रही है और बंगाली जो है यहाँ मैदान मार लेते हैं। बंगाल के शिक्षा निदेशक 1861 में W.S. एल्किंस्टन ने बिहार के शैक्षणिक जो पिछड़ापन था उसकी समीक्षा की और कहा कि बिहारियों में अज्ञानता और रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण आधुनिक शिक्षा से अपने आप को इन्होंने दूर कर लिया है और ये सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। ये कुछ समस्याएं थी। और 1866 में असल में बिहार जो था वो संस्कृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, सभ्यता, संस्कृति और देश की जो मिट्टी थी उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था और इसी चलते ये अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को एकदम से अस्वीकार करके जो पारंपरिक शिक्षा थी उसी का समर्थन करता है। लेकिन एक बात सही है कि जो आधुनिक शिक्षा है उसको भी हमें जानना आवश्यक है, भले ही हम अपनी संस्कृति को पकड़े रहें और वो आवश्यक भी है। अपनी संस्कृति को हम भूल कर तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ जो आधुनिकता है उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की। न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना कॉलेज के प्राचार्य मेडिकल के मैंकिडल के सहयोग से पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। मतलब ये नारी शिक्षा का प्रयास हो रहा है। राजमहल, भागलपुर और दरभंगा में महिला विद्यालय खोले जाते हैं और 1887 में भागलपुर में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की जाती है। कुल्हरिया में जमींदार विश्वेश्वर सिंह ने, पटना में BN कॉलेज और 1897 में राजा कमलेश्वरी प्रसाद ने अंग्रेजी उच्च विद्यालय विक्टोरिया जुबली स्कूल को मिलाकर एक नया यहाँ पे DJ कॉलेज बना दिया। इसे आप देख रहे हैं DJ, ठीक है। ये मुंगेर में है, मतलब मुंगेर का जो DJ कॉलेज है उसकी स्थापना होती है। यहाँ मिक्स कर दिया जाता है, मतलब कमलेश्वरी प्रसाद अंग्रेजी उच्च विद्यालय और विक्टोरिया जुबली स्कूल दोनों को मिला के ये DJ कॉलेज डेवलप किया जाता है। और 1899 में हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना होती है। अगर हम तकनीकी शिक्षा की बात करें तो बिहार में आधुनिकी तकनीकी शिक्षा जो है उसका प्रचार प्रसार बहुत बाद में होता है और कुछ तकनीकी शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अधिकतर स्थानों की स्थापना पृथक बिहार प्रांत के गठन अर्थात 1912 के बाद ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत 1863 में स्थापित पटना महाविद्यालय की स्थापना के साथ मानी जाती है और समस्तीपुर में पूसा में 1902 में पशु प्रजनन और डेयरी फार्म की स्थापना की जाती है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना की, जो कि 1919 से लेकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से बाद में विख्यात होता है। इसके बाद बिहार प्रांत के गठन के कुछ वर्ष बाद यानी 1917 में पटना विश्वविद्यालय तथा 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बाद में पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से विख्यात होता है। ये सब हमने देखा। अब इसके बाद सैयद इमदाद अली के द्वारा 1972 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है और यह संस्था इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। बिहार की अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करें तो 1874 में पटना में एक सर्वे विद्यालय की स्थापना की जाती है और इंजीनियरिंग का ये जो कॉलेज है मतलब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये कालांतर में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से विख्यात होता है और 2004 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT का दर्जा दिया।
ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे हमने पीछे जो प्रारंभिक मतलब पीछे का प्राचीन भारतीय इतिहास था उसको देखा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखा, वैसे ही हम आधुनिक काल का जो इतिहास था उसकी भी यहाँ तालिका देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। 1857 ईस्वी 12 जून की जो तारीख थी, रोहिणी देवघर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सिपाहियों का विद्रोह होता है। 1857 में ही 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनता बगावत करती है। 1857 का ही दौर था। 25 जुलाई को दानापुर और आरा में विद्रोह होता है और यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर से विद्रोह की कमान संभालते हैं। 1858 में कुंवर सिंह के द्वारा ब्रिटिश जनरल ग्रांड प्री जो है वो पराजित होता है। इसका नाम ली ग्रांड पी था, ये पराजित हो जाता है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है और ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन यहाँ पर स्थापित होता है, मतलब क्राउन की सत्ता आ जाती है, ये आप जानते हैं। इसके बाद 1860 में सरदारी लड़ाई होती है। 1865 में वहाबी नेताओं की गिरफ्तारी पटना में होती है। खैरवार आंदोलन की जो तारीख है 1870 है। खैरवार आदिवासी और जो जनजाति थी। इसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन को आपने देखा 1895 से लेकर 1900 तक चलता है। इसके बाद 1894 का जो दौर है इसमें आप देख रहे हैं कि बिहार टाइम्स का प्रकाशन होता है। 1906 ईस्वी में बिहार के बंगाल से पृथककरण की मांग जो है वो शुरू हो जाती है और 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस के माध्यम से होता है और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बिहार में प्रसारित होता है। बिहार प्रादेशिक सभा का गठन पटना में होता है। इसके बाद जॉर्ज पंचम की जो भारत यात्रा होती है, मतलब दिल्ली दरबार होता है, उसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा होती है। ये 1911 की तारीख है, 12 सितंबर। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 1912-22 मार्च की तारीख है। इसमें बिहार और उड़ीसा से बंगाल को पृथक करने का प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत होता है। 1912 ईस्वी 1 अप्रैल की तारीख है। बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत की स्थापना होती है। 1912 ईस्वी बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है। पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में उपस्थित होते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है 1912-13 का जो समय है बाल्कन युद्ध का ये क्रम रहता है। उसमें बिहार के मुसलमानों के द्वारा तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के समर्थन में प्रदर्शन किया जाता है, वही खिलाफत वाला दौर। इसके बाद आप देख लीजिए ताना भगत का आंदोलन जो है ये होता है 1913-14 वाले दौर में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, पहला मुख्य। उसके बाद सर एडवर्ड प्रथम ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपॉइंट होते हैं। मौलाना मजरुल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है, ये एक क्रम है। इसके बाद 1917 में बिहार मतलब गांधी जी के द्वारा चंपारण बिहार वाला जो क्षेत्र है उसमें नील मालिकों के विरुद्ध सफल सत्याग्रह जो चंपारण आंदोलन है उसको हम देखते हैं और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1919 में खिलाफत का दौर शुरू होता है, आप जानते हैं, और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी शुरू हो जाता है। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है और इसके अंतर्गत प्रांतों यानी बिहार सहित जितने भी प्रांत हैं वहाँ पे द्वैध शासन का आरंभ होता है और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना होती है, ये हमने देखा। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। मौलाना मजरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना होती है। 1921 6 फरवरी की तारीख है बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है और कुलपति मौलाना मजरुल हक तथा प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त होते हैं, मतलब यहाँ पे चांसलर और जो प्रिंसिपल है उनकी बात की जा रही है। और 1921 में जो ब्रिटिश युवराज हैं मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स, उनकी बिहार यात्रा होती है, वो बिहार यात्रा पर आते हैं, इसे हमने देखा। और उसके बाद आप देखते हैं आगे तो 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना होती है। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज भी इसको कहा जाता है। इसके बाद 1928 का जो दौर है साइमन कमीशन का बिहार में आगमन होता है। 1923 में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है। 1930 15 अप्रैल नमक सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। 1931 की तारीख है, इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं 1934 का जो दौर है ये 7 अप्रैल का समय है। पटना में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया जाता है और 1936 ईस्वी में 1 अप्रैल ये उड़ीसा से अलग हो जाता है, मतलब बिहार, और फिर से इसका पुनर्गठन होता है। सर जेम्स डेविड सिफस्टन ये बिहार के पहले गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं और त्रिवेणी सभा का भी यहाँ पे गठन होता है, स्थापना होती है। इसके बाद 1937 का जो दौर है इसमें 1935 का जो एक्ट था भारत सरकार अधिनियम, उसके अंतर्गत बिहार में चुनाव होते हैं और कांग्रेस को यहाँ से बहुमत प्राप्त होता है। इसके बाद 1937 7 जुलाई की तारीख है, इसमें बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस जो है ये बिहार के पहले पीएम बनते हैं। और 1937 ईस्वी 20 जुलाई श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री और कांग्रेस सरकार का गठन होता है। इसके बाद 1938 की बात करें अगर तो ये अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन जो है ये 1940 ईस्वी को होता है। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, 11 अगस्त को पटना में गोलीकांड और 7 छात्रों के शहीद होने की घटना, इन्हें हम एक क्रम से देखते हैं। और 1942-43 ईस्वी का जो समय है इसमें आज़ाद दस्ते का गठन होता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा और ये अंडरग्राउंड रहकर आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करते हैं।
इसके बाद 1946 ईस्वी की बात है तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना होती है और बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे ये भड़क जाते हैं 1946-47 के दौर में। अब इसके बाद 1947 15 अगस्त भारत आज़ाद होता है। बिहार में जयराम दास दौलत राम ये राज्यपाल बनते हैं और श्री कृष्ण सिंह जो है ये मुख्यमंत्री बनते हैं। इस प्रकार से एक राजनीतिकरण यहाँ पर होता है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ स्वतंत्रता के बाद के जो घटनाक्रम है उसको देख लेते हैं। तो 1950 26 जनवरी बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य बन जाता है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने वाला कानून लागू होता है 1950 में और 1952 का जो चुनाव होता है पहला विधानसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है। श्री कृष्ण सिंह का देहांत हो जाता है 1961 में और दीप नारायण सिंह जो है ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते हैं। बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थापित होता है, ये 1964 का है। 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होती है और संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। महामाया प्रसाद सिन्हा ये मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। इसके बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत होती है। बिहार में छात्र आंदोलन के तौर पे हम इसे देखते हैं। इसके बाद 75 की अगर बात करें तो उर्दू जो है ये दूसरी राजकीय भाषा के तौर पे घोषित की जाती है, पहली हिंदी है आप जानते हैं। 1977 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित होती है और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार जो है यहाँ स्थापित होती है। इसके बाद बिहार का विभाजन होता है सन 2000 में, 15 नवंबर की तारीख है। जो एक गौरवशाली जनजातीय क्षेत्र था वो झारखंड के रूप में अलग हो जाता है, जहाँ पे हमने बिरसा मुंडा और कोल विद्रोह को देखा था, संथाल विद्रोह की गर्जना को सुना था। वो क्षेत्र बिहार से छिन जाता है और वो झारखंड में चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद 2005 नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती है। इसके बाद 2007 में पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन होता है और 2010 का जो समय है इसमें 22 मार्च की तारीख को पहली बार बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2012 जो है ये बिहार शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है, तो ये क्रम आगे चलता रहता है। इतना हमने देखा। इसके बाद यहाँ तक हमने लड़ाई झगड़े और आज़ादी और संग्राम की बातें की हैं। अब यहाँ पर लोक संस्कृति को देख लेते हैं। तो बिहार के सांस्कृतिक परिवेश में लोकगीतों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत में क्षेत्रीयता के आधार पर लोकगीतों की अपनी अलग पहचान है। प्रत्येक राज्य में लोकगीतों की परंपरा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इन लोकगीतों में पर्व त्योहार, शादी विवाह, जन्म, मुंडन, जनेऊ आदि जो अवसर होते हैं, जो कि मांगलिक अवसर कहे जाते हैं, इन पर गीत गाए जाते हैं और इनमें माधुर्यता और भावुकता का समावेश होता है और भाषाई विविधता भी होती है, संवेदनशीलता भी होती है। छंद का आधार तो नहीं होता है लेकिन सुनने में अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय होते हैं। अंगिका लोकगीत ये प्राकृतिक सौंदर्य का मनभावन वर्णन करते हैं। मगही जो लोकगीत होते हैं ये पारिवारिक संबंधों के बारे में बताते हैं। इसमें ईर्ष्या द्वेष भी होता है, विनोद भी होता है, उसके अलावा रस भी होता है, बहुत तरह के रस होते हैं, निंदा रस भी उसमें से एक है। इसके बाद बिहार में भोजपुरी गीतों ने जो स्थान बनाया है वह संभवतः अन्य लोकगीतों के लिए संभव नहीं है। तो भोजपुरी जो है इसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो प्रचलित होता है, मतलब भोजपुर क्षेत्र की आसपास की जो भाषा है वो भोजपुरी कहलाती है। और वर्तमान में भोजपुरी लोकगीत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है और कुछ जो भद्दे गायक हैं उन्होंने इसे बदनाम भी कर दिया है। भोजपुरी के नाम पर अगर भोजपुरी संगीत की बात आती है तो लोग कान बंद करने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल की जो फिल्में बन रही हैं उनमें जिस तरह का फूहड़पना दिखाया जा रहा है वो भोजपुर की न तो संस्कृति है और न बिहार की परिपाटी, वो उनके फूहड़ दिमाग की उपज है, जो कि खुद तो मुंबई में बैठे हुए हैं और उन्हें बिहार की संस्कृति का जरा भी परिचय नहीं है और वो मनचाही अश्लील फिल्में बनाकर रख देते हैं। मतलब सिर्फ मुन्नी बाई नौटंकी वाली टाइप की फिल्में बनती हैं आजकल, वो अच्छी फिल्में बननी बंद हो गई। खैर, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लोकगीत संस्कृति जो है इसको निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तो संस्कार गीत के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें दो स्वरूप इसके दिखाई देते हैं, एक तो शास्त्रीय है, दूसरा लौकिक है। तो संस्कार गीतों के संबंध में लौकिक अनुष्ठानों से इसका संबंध होता है, जैसे कि यहाँ पे मनुष्य के मरण से लेकर जन्म से लेकर मरण तक जो अलग अलग अवसर होते हैं, मतलब बच्चे पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है, मुंडन होता है तो उसका अलग गीत होता है, इसके अलावा छठी का अलग गीत होता है, बरही का अलग गीत होता है, फिर बच्चे के जन्मोत्सव पे गाए जाने वाले गीत अलग होते हैं। उसके बाद फिर जो जनेऊ यानी उपनयन का अवसर होता है उस पर अलग गीत गाया जाता है। उसके बाद विवाह में जो गीत होता है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से हर परंपरा के लिए अलग अलग गीत हैं, जैसे कि जन्म के समय सोहर, मुंडन के समय खिलौना गीत होता है, विवाह के समय विदाई और जो और गीत होते हैं इनमें यहाँ पे सगुन गाया जाता है। और कोई समधी या पाहुने बाहर से आते हैं यानी कोई रिश्तेदार जो कि ससुराल पक्ष या वर पक्ष या वधु पक्ष की ओर से आते हैं, विशेष रूप से वर पक्ष की ओर से आते हैं तो उनके लिए गाली गाई जाती है। उन्हें भोजन के लिए बैठा दिया जाता है और महिलाएं दूर बैठकर उन्हें खिलाती हैं, परोसती हैं और गाली सुनाती हैं। ये गालियाँ गाली गलौज वाली नहीं होती हैं, गाली तो देती ही हैं लेकिन ये प्रेम पूर्वक मिठास वाली होती है, उलाहना देती है। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी आप गाली देंगी उतनी उम्र बढ़ेगी।
अब इसके बाद बिहार का जो मगही क्षेत्र है इसके अंतर्गत कुछ मुस्लिम संस्कार वाले भी गीत गाए जाते हैं। बिहार में पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर सोहर गाए जाते हैं, जो कि यूपी में भी फेमस है। और इन गीतों में पुत्र जन्म संबंधी उल्लास की बधाई के भाव शामिल रहते हैं। पहले तो बेटा पैदा होता है तो जो उसकी पहले वाली बड़ी बहन होती है, लड़की होती है, उसकी पीठ पर घी और गुड़ पोत देते हैं कि इसकी पीठ बहुत ही अच्छी है, इसकी पीठ पर एक बेटा पैदा हुआ। ये परंपरा है, इसको सुनकर हंसीएगा लेकिन ये परंपरा है, चलती है। और पहले पुरुष सत्तात्मक जो समाज था वो कुछ ज़्यादा ही प्रबल था, तो उस समय की ये मान्यताएं हैं, अभी भी चलती हैं। सोहर जो है लड़कियों के जन्म पे नहीं गाया जाता है, ये दुखद बात है। अब इसके बाद पंवरिया लोग जो होते हैं, ये पुरुष होते हैं, महिलाओं के कपड़े पहन के नाटक करते हैं। तो ये बच्चे के जन्म पे बधाई गीत गाते हैं और बच्चे को गोदी में लेकर तब तक डांस करते हैं जब तक कि जो लड़के की माँ या लड़के के परिवार वाले होते हैं वो उन्हें अच्छा खासा जेवर और पैसा नहीं दे देते। बहुत सारा अनाज, गहने और रुपए ले जाते हैं, जैसे हिजड़ों का नाच होता है वैसे ही। अब इसके बाद ये बधावा मांगते हैं, वही बधावा होता है। इसके बाद यहाँ पे मुँह मांगी ब्लैकमेलिंग चलती है। और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले सोहर का एक विशेष राग और लय और छंद होता है। महिलाएं उसको एकदम बखूबी जानती हैं, मतलब उन्हें अवसर मिलाने की शुरू हो जाती है। और यकीन मानिए इस गीत में बड़ी मिठास होती है। इसके बाद यहाँ देखिए तुलसीदास जी के द्वारा सोहर छंद की भी रचना की गई है, मतलब उन्होंने भी लिख डाला है। और सोहर लोक गीतों में तुक और पिंगल शास्त्र के नियमों का अभाव रहता है। इन गीतों में जाति, खिलौना गीत आदि गाने का जो प्रचलन है वो होता है। और सोहर और खिलौना गीतों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि सोहर पुत्र उत्पत्ति से पहले क्या, पुत्र उत्पत्ति के समय, यानी जो नवजात शिशु पैदा होता है, जब पैदा होगा तभी तो मालूम होगा कि लड़का है कि लड़की, या तो अल्ट्रासाउंड करा के गाना शुरू कर दें, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जब बेटा पैदा हो जाता है तब सोहर गाया जाता है। अच्छा, इसके बाद जन्मोत्सव के उपरांत क्या होता है, तो मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार होते हैं, उनके अपने गीत होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गीत गाए जाते हैं वो विवाह वाले होते हैं। शादी में एक एक जो रस्म होती है उसके लिए गीत होता है, मतलब हल्दी हो रही है तो हल्दी का अलग गीत है, नहछू नहावन का अलग गीत होता है। वो मंडप में जाते हैं तो उसको कहते हैं कि माड़ो है, तो माड़ो की हिलाई का अलग गीत होता है। मंडप में बैठने का कोहबर वाला अलग गीत होता है। कोहबर जो है वो दुल्हन के लिए बनता है, वधू गृह कहा जाता है। मतलब लड़कियां जो होती हैं, जब उनका विवाह तय हो जाता है और उनकी हल्दी लग जाती है तो उसके बाद उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो उनके लिए एक रूम फिक्स कर दिया जाता है कि ये कोहबर है, यहीं रहो। और वहीं पर उन्हें बैठा के उनका श्रृंगार पटार किया जाता है ताकि वो और खूबसूरत बन जाए। ये परंपरा है। तो ये सब लोक परंपराएं हैं। तो कोहबर गीत अलग होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान शिव का विवाह हुआ था या राम सीता का विवाह हुआ था, तो उससे प्रसंग लेकर लोग गीत गाते हैं। इसके बाद जो सखियाँ हैं यहाँ ठिठोली करती हैं। मिथिलांचल में इस प्रकार की जो गीत परंपरा है वो और ज़्यादा विख्यात है। और मिथिला में तो अभी कुछ सुधर गया है। पहले ये था कि वहाँ लड़कियाँ एक बार विदा हो जाती थी तो फिर वापस नहीं लौटती थी। ये परंपरा भारतीय समाज में बहुत जगह देखी जाती है। पहले के समय में थी, अब तो जब चाहें तब अपने वापस मायके आ सकती हैं, घूम फिर कर फिर जा सकती हैं। अब पहले जैसा नहीं रह गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि मिथिला में जो लड़कियां होती थी, एक बार अगर उनको विदा कर दिया जाता था तो फिर उनकी अर्थी ससुराल से उठती थी, वो मायके का मुंह नहीं देख सकती थी। उनके भाई बाप जो होते थे वो जाकर वहीं देखाते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अपनी माँ को वो दोबारा नहीं देख पाती थी। पहले के समय में ये चिट्ठी पत्री वाला ज़माना होता था, टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे। ये नहीं कि वीडियो कॉल कर लिया और अपनी मम्मी को देख लिया, ऐसा नहीं। तो वो बेहिसाब रोती थी, जार जार होकर रोती थी, यानी एकदम जब उनकी विदाई होती थी तो वो अपना रोकर नियंत्रण खो देती थी। और जो लड़की जितना रोती थी उतना ही ज़्यादा उसको गुणी और संस्कार संपन्न माना जाता था। तो गुणी और संस्कार संपन्न तो चूल्हे में झोंकने लायक है, मतलब कन्या जो थी उसको वापस लौटने ही नहीं देते थे, ऐसी परंपरा थी। बाद में क्या होता है, जब परिस्थितियाँ सुधरती हैं तो लंबे समय बाद विदाई होती है और तब भी लड़कियाँ जो हैं वो बहुत रोती। तो मिथिला में लड़की की विदाई के समय बहुत मार्मिक माहौल हो जाता है। मतलब लड़की जब इतना बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देती है तो उसके बाद उसके आसपास के जो परिवार और रिश्ते नाते वाले होते हैं वो भी अपनी रुलाई को रोक नहीं पाते, तो सबकी आंखें गीली हो जाती हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो तो एकदम उसके गले मिल के बिलक बिलक कर रोती, तो बहुत बेकार स्थिति हो जाती है। मतलब ये अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये परंपरा का हिस्सा है फिलहाल। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर कुल देवता की पूजन का अलग गीत होता है। डोमकच नाम का एक नाट्य लोक संगीत है जिसमें कि गायन विवाह के अवसरों पर वर पक्ष की जो स्त्रियाँ हैं वो सहयोग करती हैं। और डोम डोमनियों के द्वारा खेले जाने वाला जो नृत्य है उसको डोमकच कहा जाता है। इसके अलावा एक जलुआ होता है जिसको कि यहाँ पे नकटा भी कहा जाता है। तो उसमें जलुआ में क्या होता है कि लड़के की माँ जो है वो फिर से बेटे के जन्म का नाटक करती है। मतलब जब बेटे का विवाह होता है और लड़का बारात लेके वधू पक्ष के यहाँ गया रहता है, लड़की के यहाँ गया रहता है, तो घर में महिलाएं बचती हैं। अब तो महिलाएं भी शादी में नाचने के लिए जा रही हैं, तो अब बराबरी का माहौल है। पहले क्या होता था कि सिर्फ पुरुष जाते थे, लड़कियां या औरतें नहीं जाती थी।
तो ऐसी कंडीशन में वो घर पे खाली बैठी रहती थी, उनके पास कोई काम नहीं रहता था। तो वो अपना मनोरंजन करने के लिए जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय की स्थितियाँ पैदा करती हैं। मतलब पहले प्रेगनेंसी का सीन दिखाती हैं, उसके बाद डिलीवरी का सीन दिखाती हैं, उसके बाद फिर सोअर गाती हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उसको जलुआ कहा जाता है। तो इस तरह की परंपरा होती है, ये वहाँ भी प्रचलित है। इसके बाद मगध क्षेत्र है, भोजपुर प्रदेश है। भोजपुर क्षेत्र जो है ये महारानी कुंती का क्षेत्र था। इसके बाद इन इलाकों में बहुत तरह के गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा भिखारी ठाकुर का आप नाट्य रचना जो है उसको भी देखते हैं। अब आगे चलते हैं। लोक नृत्यों में अगर आप देखना चाहें तो लोक नृत्यों में बिहार का बड़ा ही महत्व है। जैसे कि कुछ अवसर हैं, संस्कार, पर्व, मनोरंजन इत्यादि, इसमें विहंगम दृश्य दिखाई देता है। जो नृत्य होते हैं उनमें आपसी सौहार्द, एकता का भाव जागृत होता है। बिहार में स्त्री पुरुष सभी मिलकर आपस में सहभागी भूमिका निभाकर डांस करते हैं। तो कर्मा नृत्य को आप देख रहे हैं, ये राज्य के आदिवासी जनजातियों के द्वारा जो फसल की कटाई और बुआई का समय होता है उस समय कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। मतलब इसमें नृत्य भी होता है और गीत भी होते हैं। तो गैर आदिवासियों की भी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाती है। ये देखने योग्य होता है, बड़ा ही दर्शनीय होता है। स्त्री और पुरुष मिलकर सामूहिक नृत्य करते हैं और स्त्री और पुरुष एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। अभी ये जो हिस्सा है ये झारखंड में चला गया है, क्योंकि बिहार की जो आदिवासी बहुल एरिया था वो झारखंड वाला था, और सब जब राज्य का बंटवारा हुआ सन 2000 में तो वो झारखंड की संस्कृति का हिस्सा बन गया और बिहार से छिन गया। इसी प्रकार से छऊ है, तो यहाँ पुरुष नर्तकों के द्वारा इसको किया जाता है और ये युद्ध से संबंधित है। 2 श्रेणियाँ होती हैं इसमें, भाव भंगिमा और ओजस्वी स्वर। इसके अलावा पैर पटक पटक के जैसे परेड की जाती है उस टाइप का नृत्य होता है और वीर भाव को प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरी श्रेणी जो होती है उसमें काली भंगा होता है। तो काली भंगा में श्रृंगार रस होता है। ये बिहार और झारखंड दोनों में फेमस है। झिंझिया को आप देखेंगे तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है। महिलाएं सामूहिक रूप से इसे करती हैं, गोल घेरे में खड़ी हो जाएंगी, हाथ पकड़कर एक दूसरे का नृत्य करेंगी, और जो मुख्य नर्तकी होती है उसके सिर पर एक घड़ा रखा होता है, कलश, और उस पर दिया जल रहा होता है। इसके बाद विद्यापति नृत्य होता है। तो विद्यापत का जो नृत्य होता है इसमें विद्यापति मंडलियाँ होती हैं और उसमें एक मतलब इसमें आप देखिएगा तो एक गुरु होते हैं जो मुख्य मंडली के मूल गैंग कहे जाते हैं, और दूसरे मृदंगिया होते हैं। तो मृदंगिया जो होते हैं वो बाजा बजाने का काम करते हैं। उनका नाम मृदंगिया क्यों पड़ता है? क्योंकि वो मृदंग साथ में लेकर घूमते हैं। मृदंग एक प्रकार का ढोलक नुमा वाद्य होता है, उससे तीखी और पतली आवाज़ होती है। तो वो मृदंग बजाते हैं और मंडली को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इसमें प्रवेश होता है। नटुआ नाम का एक लड़का होता है, वो पहले नृत्य करते हुए अंदर आता है। उसके बाद फिर बाकी जो उसके पीछे टोली है वो अपना नृत्य शुरू करती है। तो गाने बजाने का प्रोग्राम होता है। विद्यापति के द्वारा जो लिखे गए पद हैं, खासतौर पर रसप्रिया, तो उसका इसमें गायन होता है और उसी के हिसाब से नर्तन होता है। इसके बाद कटघोड़वा को आप देख रहे हैं तो इसमें अलग अलग तरह का, ये धोबी समाज के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वाद्य यंत्रों की ताल पर ये गाते हैं और नृत्य करते हैं। भोजपुर जिले में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पवड़िया को आप जानते ही हैं, इसमें पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो लहंगा चोली पहनकर डांस करते हैं। हाथ में ढेरों चूड़ियाँ और कंगन, और लहंगा चोली पहने रहेंगे, एकदम महिलाओं जैसा श्रृंगार किए रहेंगे और ये डांस करेंगे बहुत सारे वाद्य यंत्रों के साथ, और बच्चों के जन्म पे अक्सर प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद जोगीड़ा नृत्य होता है, ये होली के अवसर पर गाया जाता है। जोगीरा मतलब इसमें टोली बना के टेरी भरी जाती है। इसके बाद झरनी नृत्य होता है। तो झरनी नृत्य में अगर देखिए तो बिहार का जो मुस्लिम संप्रदाय होता है उसमें ये ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। मुहर्रम के अवसर पर ये सामूहिक रूप से किया जाता है। तो मुहर्रम आप जानते हैं कि ये मातम का पर्व है, ये खुशी का मौका नहीं होता है, शहादत का पर्व कहा जाता है। तो ऐसे अवसर पे किया जाने वाला ये शोक गीत है, ये मातम व्यक्त करते हैं। इसके बाद करिया झूमर नृत्य है। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है और त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से ये आयोजित होता है। महिलाएं एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के, जैसे पीछे आपने कर्मा वाला देखा, ठीक वैसे ही ये घूम घूम कर नृत्य करती हैं। खीलीडीन नृत्य जो है इसमें अतिथियों के मनोरंजन के लिए इसको किया जाता है। और नृत्य कला की दक्ष जो व्यावसायिक महिलाएं हैं, मतलब जो नौटंकी वालियाँ होती हैं, वो अपनी आकर्षक मुद्राओं के तहत यहाँ नृत्य करती हैं और इसको नौटंकी ही कहा जाता है। मतलब ये दूसरा नौटंकी का रूप है। और इसमें मतलब जैसे शादी विवाह के अवसर पर जो पाहुने होते थे या जो आगंतुक होते थे उनके मनोरंजन के लिए जो वधु पक्ष होता था इसका आयोजन करवाता था। इसमें जो कुलीन महिलाएं होती हैं वो भाग नहीं लेती, ये पेशेवर महिलाओं का काम होता है। इसके बाद अन्य नृत्य में गंगिया है, मांझी है, धो धो रानी है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गंगिया नृत्य जो है गंगा स्तुति का होता है। नदी में नाविकों के द्वारा जो गीत नृत्य गाया जाता है वो हो गया। इसके अलावा धो धो रानी में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो डांस करते हैं। लड़की बीच में रहती है और चारों ओर से लड़कियाँ, यहाँ पे मतलब एक लड़की बीच में रहती है और उसकी जो सखियाँ होती हैं वो गोल घेरा बनाकर नाचती हैं। और उसके बाद गोंडी नृत्य है, मछली बेचने वाली जो है और ग्राहकों का जो खरीदने का दृश्य होता है, मतलब मछली बेचने वाली और ग्राहकों का यहाँ स्वांग किया जाता है। लौड़ियारी में क्या होता है, तो कृषक अपने घर पे पशुओं के साथ भाव भंगिमाओं के साथ गाता और नाचता है। अपनी भैंस और गायों के कान में वो गीत गुनगुनाता है तो वो ज़्यादा दूध देती है खुश होकर।
इसके बाद धनकटनी नृत्य होता है। तो धनकटनी में आप समझ रहे हैं कि इसमें धान की फसल जब कट जाती है तो धान वहाँ का मुख्य आहार है, बंगाल, बिहार, झारखंड पूरा एरिया, और इस वजह से एक मुख्य अनाज है। और ये जब सफलतापूर्वक कट के वापस अपने घर में आ जाता है तो किसान जो है वो खुशहाली मनाता है, और खुशहाली मनाने का ये तरीका है। बोलवे जो था यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि भागलपुर के आसपास वाले क्षेत्र में प्रचलित है, और इसमें महिलाएं पति के परदेश जाते समय जो विरह का दृश्य है उसको चित्रित करती हैं। घाटों में आप देख रहे हैं कि गरीब बहन के भाई यहाँ उसके ससुराल में आ रहे हैं, और यहाँ बहन जो है उनके स्वागत की तैयारी कर रही है, और जो सास और ननद है वो उसे यातना दे रही है, मतलब उसको सामान नहीं दे रही है, भोजन नहीं उपलब्ध करा रही है, भाई का स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही है बल्कि प्रताड़ित कर रही है। तो उसकी विरह की गाथा यहाँ है। इन्नी बिन्नी जो है ये अंगिका क्षेत्र में गाया जाता है, पति पत्नी का जो प्रसंग होता है उसमें होता है। इसके बाद देवहर में भगता नृत्य कहा जाता है इसको, तो देवी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ नृत्य किया जाता है। बगुलों में ससुराल से रूठ कर जाने वाली स्त्रियाँ रास्ते में किसी दूसरी स्त्री के साथ नोकझोंक करती हैं और उसका चित्रण दिखाई देता है। कजरी आप देख ही रहे हैं, सावन के महीने में गाई जाती है। हालांकि मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ कजरी ज़्यादा फेमस है। बसंती को आप देख रहे हैं, ये कुछ मौसमी यहाँ पे डांस और जो संगीत का कार्यक्रम है वो दिखाया जा रहा है। तो बसंत की ऋतु में महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। ये सब हमने देखा। यहाँ लघुई नृत्य शैली भी अभिन्न रूप से इसके साथ जुड़ी हुई है। बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है, तो आप जानते हैं। 15 नवंबर सन 2000 को ये झारखंड से अलग हो जाता है। तो बिहार का एक टुकड़ा जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा था वो इससे चला जाता है। खनिज संपदा उसके साथ रवाना हो जाती है। आयताकार आकृति वाला वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का है, और भारत की कुल क्षेत्रफल का 2.86% ये घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां बड़ा राज्य है, और 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर आप देखें तो 1,31,04,637 है, और जनसंख्या की दृष्टि की अगर बात की जाए तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये 2011 का जो सेंसस है उसी के आधार पे हमने देखा, और ये सारे तथ्य हमने शुरू में ही देखे थे। जो शुरुआत था वीडियो का वहीं देखा था। यहाँ अक्षांशीय जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है उसे आप देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है उसे भी आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तरी सीमा जो है वो नेपाल से सटी हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ बनती है, आप जानते हैं। नेपाल को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं उसमें 7 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये सब आते हैं। बिहार की पूर्वी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, और स्पर्श करने वाले जो जिले हैं उसमें 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि आते हैं। और इसके बाद 7 जिले जो है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, ये सब हम देख रहे हैं। तो ये बिहार की पश्चिमी सीमा पर यूपी स्थित है। इसको स्पर्श करने वाले जिलों को भी देख लेते हैं। तो बिहार की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करने वाले जो जिले हैं उसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है। और बिहार राज्य के 13 जिले जो हैं वो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही किसी राज्य का स्पर्श करते हैं। बिहार के जो सभी 38 जिले हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला जो है वो शेखपुरा है। इसे हमने देखा। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में गया, जमुई जिला, और सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला स्थित है। पश्चिम में बिहार की सीमा कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूरब में किशनगंज तक फैली हुई है। संपूर्ण राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ पर नक्शा देख लीजिए। देखिए ये नक्शा है बिहार का, और इसमें डिस्ट्रिक्ट मैप के तौर पे इसे दर्शाया गया है, यानी जिलावार मानचित्र है। इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसको यहाँ जो सांकेतिक चिन्ह है उस पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके आधार पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो है, मतलब यहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है नेपाल से, और स्टेट बाउंड्री जो है उसे डॉटेड यहाँ चिन्ह से दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को देख रहे हैं, अंदर जो जिलों के बीच में बाउंड्री वाल है। स्टेट हेडक्वार्टर को देख रहे हैं, मतलब जिला मुख्यालय कहाँ कहाँ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हें देख लीजिए। जैसे पश्चिमी चंपारण है इधर, ये आपका यहाँ पे बिठाहा है, बिटाहा इसको कहा जाता है। यहाँ मोतिहारी आपको दिखाई दे रहा है। पूर्वी चंपारण गोपालगंज वाला क्षेत्र, सीवान है आपका। यहाँ पे आपका सारण है, छपरा वाला, बक्सर है, ये रहा आरा वाला क्षेत्र है, भोजपुर वाला। यहाँ पे भभुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये रोहतास है आपका, ये औरंगाबाद है, ये गया है। यहाँ आप गया को देख रहे हैं। यहाँ जहानाबाद है। इसके बाद यहाँ बीच में राजधानी है पटना। इसके बाद यहाँ देख लीजिए ये समस्तीपुर है। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे देखिए बेगूसराय है यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा खगड़िया जो नाम आप सुनते हैं, सहरसा यहाँ पे है, ये आपका सुपौल है, ये अररिया है। तो यहाँ मानचित्र में आप लोकेशन देखकर जो स्थितियाँ हैं उसका सही पता लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल में मानचित्र को आधार बनाकर ही पढ़ना चाहिए। तो यहाँ तक हमने बिहार जीके में एक रफ जानकारी को कवर किया है, और एक समग्र अवलोकन करने के बाद ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।